हाय एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में डीएसएमएस का थर्ड चैप्टर आपका है टेंशन मेंबर तनावपांक। यह सिविल इंजीनियरिंग के छठवें सेमेस्टर का आपका सब्जेक्ट है। देखिए, जो टेंशन मेंबर तनावपांक यह जो चैप्टर है आपका, इससे क्वेश्चन आपके लगभग 10 नंबर के पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यह चैप्टर है। इसमें आज हम जानेंगे कि टेंशन मेंबर होता क्या है और स्टील स्ट्रक्चर्स में कहाँ पे हम टेंशन मेंबरों का हम उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि टेंशन मेंबर क्या होता है। देखिए, लिखा है तनाव उपांक, यानी कि किसी स्टील स्ट्रक्चर्स में ऐसे उपांक जिन पर केवल तनाव भार आता हो उसे हम कहते हैं टेंशन मेंबर या तनाव उपांक कहते हैं। अब देखिए, तनाव भार की बात आती है यहाँ पे कि तनाव बल या तनाव भार, जो टेंशन फोर्स होता है, टेंसाइल जो फोर्स होता है वह खिंचाव की तरफ होता है। कैसा होता है? खिंचाव की तरफ होता है। ऐसे हम यह कह सकते हैं कि जितने भी आपके स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे आपका छत कैंची, कोई स्टील की बिल्डिंग, इस्पाती बिल्डिंग या पुल कैंची या हैंगर, जो ब्रिज पे आपके हैंगर लगाए जाते हैं, तमाम आपके स्टील संरचनाएं होती हैं। इन सब में टेंशन मेंबर का उपयोग किया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि छत कैंची में, जो छत कैंची होता है उसमें नीचे हम टाई बार लगाते हैं। क्या आपका टाई बार है? यह कौन सा लोड लेगा? आपका टेंशन लेगा। कौन सा लोड लेगा? तनाव लेगा। अब इसमें बात यह आता है कि आपके स्टील स्ट्रक्चर्स में जो तनाव बल होता है वह कैसा होना चाहिए? वह एक्सियली होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसे उपांक जिन पे तनाव बल अच्छी आता है उसे हम कहते हैं टेंशन मेंबर। जैसे मान लेते हैं यह उपांक है आपका कोई, या कोई सेक्शन ले लीजिए, कोई सेक्शन ले लीजिए। मान लेते हैं हम एंगल सेक्शन ले लेते हैं, यह आपका एंगल सेक्शन है। अब इस पर मान लेते हैं कि आपका यह अक्ष है। अब जो तनाव बल आ रहा है, तनाव भार जो आ रहा है, इस पे आ रहा है आपका, मान लेते हैं पी आपका आ रहा तनाव भार। तो इस एंगल पर यह जो भार पी आ रहा है, इसे बोलेंगे, अगर यह एक्सियली है, अच्छी है, तब यह टेंशन मेंबर आपका होगा। अगर आपका यह एक्सियली नहीं है, इसेंट्रिक है, तब हम कहेंगे कि टेंशन मेंबर यह नहीं होगा। क्योंकि अगर आपका एक्सियली आपका लोड आता है तो टेंशन मेंबर की कैटेगरी मिलेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं यही लोड आपका इसेंट्रिक हो जाता है, अच्छी ना होकर के इसेंट्रिक हो जाता है, तब हम बोलेंगे कि इस मेंबर में टेंशन के साथ साथ बेंडिंग भी होगा। अगर टेंशन के साथ साथ क्या होगा? आपका बेंडिंग भी। यानी कि पहला पॉइंट है कि आपकी किसी भी स्टील स्ट्रक्चर्स पर जो लोड आना चाहिए वह एक्सियली टेंशन होना चाहिए, अच्छी है, अच्छी तनन बल होना चाहिए। अगर वह अच्छी तनन बल है तो वह मेंबर आपका टेंशन मेंबर कहलाएगा। उस पर जो भार आ रहा है वह तनाव भार होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपके मेंबर पर इसेंट्रिक, अच्छी तनन बल ना आकर के इसेंट्रिक आ रहा, उत्केंद्रीय तनन बल आ रहा है, तब इसका दो रूप हो जाता है। एक तो अगर इसेंट्रिक है, इसमें तनाव के साथ साथ बेंडिंग भी होने लगता है। यानी कि तनाव के साथ साथ क्या होता है? आपका बेंडिंग भी होता है, बेंडिंग भी, बंकन भी होने लगता है। आई बात समझ में? यह हो गया आपका टेंशन मेंबर के लिए। हम कह सकते हैं कि स्टील स्ट्रक्चर्स में ऐसे मेंबर जिन पे अच्छी तनन भार आता है उसे हम कहते हैं टेंशन मेंबर कहा जाता है। अगर वही भार आपका उत्केंद्रीय तनन आता है, इसेंट्रिक होता है, तो दो कैटेगरी में बढ़ जाता है। एक तनाव होगा, एक क्या होगा? आपका बेंडिंग। यानी कि टेंशन के साथ साथ उसमें क्या होगा? आपका बेंडिंग। जैसे आपका मान लेते हैं कि आपका कोई एंगल सेक्शन है। अगर इस एंगल सेक्शन पे जो आपका फोर्स जो पड़ रहा है, टेंशन जो फोर्स पड़ रहा है, वह इसके अक्ष पे ना होकर के, इस एंगल के अक्ष पे ना होकर के, अगर एंगल से दूर अगर पड़ रहा है
अगर एंगल से दूर आपका तनाव बल पड़ रहा है तो यह आपका इस एंगल में जो इफेक्ट होगा दो का होगा, टेंशन का भी होगा और किसका होगा, बेंडिंग का भी होगा। और हम चाहते हैं कि स्टील स्ट्रक्चर्स में जो हम टेंशन मेंबर जो उपयोग करते हैं या लगाया जाता है टेंशन मेंबर, उसमें बेंडिंग आपका न हो, यानी कि बेंडिंग क्या होगा, नगण्य हो, शून्य हो बेंडिंग, यानी कि थोड़ा सा उसमें बेंडिंग आपका नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जब टेंशन मेंबर का हम उपयोग करते हैं स्टील स्ट्रक्चर्स में तो हम उस टेंशन मेंबर को जोड़ते भी हैं। तो जोड़ने के लिए हम कनेक्शन के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जो कनेक्शन होते हैं जैसे हम रिवेट का, वेल्डिंग करके जोड़ सकते हैं और बोल्टिंग भी कर सकते हैं, रिवेटिंग भी कर सकते हैं, वेल्डिंग भी कर सकते हैं और बोल्टिंग भी किया जा सकता है। इन तीनों फॉर्म के द्वारा हम अपने मेंबर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि टेंशन मेंबर में आपके कौन कौन से सेक्शन आते हैं। खंडों के प्रकार, किस खंड के, टेंशन मेंबर के। जैसे पहला है एंगल सेक्शन, कोणीय खंड। देखिए, कोणीय खंड में दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल कोणीय होता है, सिंगल, और एक होता है डबल कोणीय खंड। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम कोणीय खंड का उपयोग करते हैं, यह आपका एंगल सेक्शन है। तो हम टेंशन मेंबर में एंगल सेक्शन का उपयोग वहीं पे किया जाता है जहाँ पे लोड आपके कम आते हैं। जैसे आपके कोई छत कैंची हो गई, वहाँ पे हम एंगल का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि एंगल आपका ऐसा सेक्शन होता है जिस पर लोड आपका इस पर एक्चुअली न लग करके क्या होता है, ज़्यादातर कंडीशन में इसेंट्रिक लोड लगता है। इसलिए हम एंगल सेक्शन का उपयोग टेंशन मेंबर के रूप में हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे लोड आपका कम आते हैं। लोड आपकी कम हो तो वहाँ पे हम एंगल सेक्शन का उपयोग करते हैं। तो कोणीय खंड में दो टाइप के आप प्रयोग किए जाते हैं, एक सिंगल कोणीय खंड होता है, एक डबल कोणीय खंड होता है। सेकेंड आपका है पट्टी या चपटी पट्टी, चपटी पट्टी। देखिए, हम फ्लैट का भी उपयोग करते हैं, जो पट्टी होते हैं चपटी पट्टी, उनका भी उपयोग किया जाता है टेंशन मेंबर में कि पट्टियों के द्वारा जोड़ने के लिए इनका भी हम उपयोग करते हैं। ये भी कम लोड के लिए उपयोग किए जाते हैं। तीसरा आपका होता है छड़, गोल छड़। देखिए छड़ का भी उपयोग आप जानते हैं कि आरसीसी में छड़ का जो उपयोग किया जाता है टेंशन लोड लेने के लिए किया जाता है। ऐसे स्टील स्ट्रक्चर्सों में भी आपके कहीं कहीं पे आपके छड़ लगाए जाते हैं। वह छड़ चाहे गोलाकार हो या फिर आपके चौकोर होते हैं, चौकोर भी आपके छड़ होते हैं, इनका भी हम उपयोग करते हैं। तो कम लोड के लिए हम इनका उपयोग कर सकते हैं टेंशन मेंबर में। चौथा आपका आता है पॉइंट टी सेक्शन, टी खंड। देखिए टी सेक्शन का भी उपयोग हम टेंशन मेंबर में करते हैं। तो हम वहाँ पे किया जाता है टी सेक्शन का उपयोग जहाँ पे लोड थोड़ा सा ज़्यादा आते हैं, एंगल की अपेक्षा लोड क्या हो आपके ज़्यादा हो। पांचवा है आपका आई सेक्शन, ठीक है, आई खंड। देखिए आई सेक्शन का उपयोग हम स्टील स्ट्रक्चर्स में हैवी लोड लेने के लिए किया जाता है। अगर मान लेते हैं कोई हैवी हम छत कैंची बना रहे हैं, जैसे आपके रेलवे पे आपके बने होते हैं, तो वहाँ पे भी हम आई सेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। या फिर मान लेते हैं कोई स्टील की हम बिल्डिंग बना रहे हैं, वहाँ भी हम आई सेक्शन का उपयोग करते हैं टेंशन मेंबर में। तो यह अधिक लोड लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, इस वजह से क्योंकि यह आई सेक्शन सिमेट्रिकल होता है। क्या होता है आपका सिमेट्रिकल, जो आई सेक्शन होते हैं वह सिमेट्रिकल होते हैं। इनका एक्स एक्सिस सेंटर पे होता है और वाई एक्सिस भी क्या होता है आपका सेंटर पे होता है। छठवां है बिल्ट अप सेक्शन, संगठित खंड, संगठित खंड इसे कहते हैं बिल्ट अप बीम या बिल्ट अप सेक्शन कहा जाता है। बिल्ट अप सेक्शन। देखिए बिल्ट अप सेक्शन आपको बताया गया था कि जब लोड आपके हैवी लोड आते हैं किसी स्ट्रक्चर्स पे, स्टील स्ट्रक्चर्स पे मान लेते हैं लोड आपके हैवी आते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर एक खंड हमारे लिए उपयुक्त नहीं है तो हम दो या दो से अधिक खंडों को क्या करते हैं आपस में जोड़ करके टेंशन मेंबर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो उसे कहते हैं बिल्ट अप सेक्शन। जैसे एक आई सेक्शन है, अगर आप दो आई सेक्शन ले लेते हैं और इनको क्या करिए जोड़ दीजिए,
जहाँ पे आपका लोड आ रहा है, एक आई सेक्शन यह हो गया और एक आई सेक्शन और ले लीजिए और इनको क्या करिए आपस में पट्टी के द्वारा क्या करिए जोड़ दीजिए। तो यह कौन सा सेक्शन बन जाएगा? बिल्टअप सेक्शन बन जाएगा, जिसे बोलेंगे संगठित खंड बोलते हैं। तो इतने तरीके के खंडों का हम उपयोग करते हैं। चैनल का भी उपयोग किया जाता है। आपके 7वां देख लीजिए आप, चैनल खंड। तो चैनल खंड का भी हम उपयोग करते हैं टेंशन मेंबर में, किसी किसी जगह पे वसी कांट की तरह होता है, ये आपका है चैनल खंड। तो इनका उपयोग जितना हैवी खंड होगा उतना ही ज़्यादा लोड वह वहन करेगा और उतना ही वह अच्छी एक्सियली लोड आपका लेगा, एक्सियली टेंशन लोड आपका लेगा। तो उसमें बेंडिंग क्या होगा? उस कंडीशन में कम बेंडिंग होगा। अब आते हैं कि खंडों को जोड़ते हैं, जब टेंशन मेंबर में खंडों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे हम दो प्रकार के एरिया लिए जाते हैं। खंडों का क्षेत्रफल, आ जाते हैं इस टॉपिक पर, खंडों का क्षेत्रफल। खंडों का क्षेत्रफल, सेक्शनल ऑफ एरिया, सेक्शनल ऑफ एरिया। देखिए खंडों के क्षेत्रफल में हम टेंशन मेंबर में दो प्रकार का एरिया प्रयोग करते हैं। एक होता है सकल एरिया, सकल क्षेत्रफल, जिसे कहते हैं ग्रास एरिया, और दूसरा होता है निबल एरिया, निबल क्षेत्रफल, निबल क्षेत्रफल, इसे कहा जाता है नेट एरिया, इसे कहते हैं हम नेट एरिया कहते हैं। देखिए सकल एरिया क्या है, निबल एरिया क्या है। हम जानते हैं कि अगर मान लेते हैं कोई भी आपका यह टेंशन मेंबर है, इस टेंशन मेंबर का एरिया क्या है? अभी पूरा है। इस टेंशन मेंबर का जो एरिया होगा वह पूरा एरिया होगा, लेकिन जब इनको जोड़ेंगे तो इनमें क्या करना पड़ेगा? छिद्र करना पड़ेगा। आई बात समझ में? या फिर मान लेते हैं कि अगर बेल्ट कर रहे हैं तो आपको छिद्र नहीं करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे जब टेंशन मेंबर को हम जोड़ते हैं तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे रिवेटिंग किया जा रहा है तो हम क्या करेंगे कि गसेट प्लेट लगा करके यहाँ पे गसेट प्लेट लगाएंगे और गसेट प्लेट लगा के क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें रिवेटिंग करना पड़ेगा। हम आगे आपको बताएंगे कि वेल्डिंग करेंगे तो उस कंडीशन पे क्या लिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि रिवेटिंग किए, छिद्र करके रिवेटिंग कार्य किया गया, तो इसका जो एरिया है वह एरिया क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। इसका जो एरिया होगा, एरिया हमारा कम हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जब सेक्शन का एरिया कम हो जाएगा तो उसकी सामर्थ्य जो स्ट्रेंथ होती है वो भी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आई बात समझ में? यह होता है जब हम पूर्ण क्षेत्रफल लेंगे बिना रिवेट लगाए हुए, बिना टेंशन मेंबर को जोड़े हुए, जो हम खंड का चुनाव करते हैं, जो खंड लिए जाते हैं, उसका एरिया ही आपका कहलाता है ग्रास एरिया, यानी कि सकल क्षेत्रफल कहलाता है। आई बात समझ में? और निबल एरिया क्या होता है? जब उस सेक्शन में हम रिवेटिंग कार्य या वेल्डिंग कार्य या बोल्टिंग कार्य कर देते हैं तो उसके बाद जो एरिया बचता है वह एरिया ग्रास एरिया से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उस एरिया को कहते हैं निबल एरिया या निबल क्षेत्रफल। तो हमेशा हम डिजाइन में, जब डिजाइन हम करेंगे टेंशन मेंबर का, जब डिजाइन करेंगे तो उसमें हमेशा निबल एरिया लेके चला जाता है। हम सकल एरिया नहीं लेते हैं। सकल एरिया इस वजह से नहीं लिया जाता है क्योंकि यह एरिया बिना खंड को जोड़े, यानी कि जो खंड का चुनाव किए हैं उसका एरिया है। लेकिन हम जब लोड लगाएंगे, उस स्टील स्ट्रक्चर्स पर लोड लगाएंगे तो सेक्शन को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। और जब सेक्शन को जोड़ेंगे तो उसमें काटेंगे या फिर मान लेते हैं उसको आप उस सेक्शन को उस तरीके से बनाएंगे, तब उसका जो एरिया है उस सकल एरिया की अपेक्षा एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उस एरिया को हम कहेंगे निबल एरिया। तो हम इसी एरिया को लेकर के क्या करते हैं? डिजाइनिंग स्टेज प्रयोग किया जाता है। डिजाइन में हम प्रयोग करते हैं ताकि हमारा जो स्ट्रेंथ है वह स्ट्रेंथ उस लोड को क्या करे? आसानी से आपका सह ले। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका कोई पट्टी है, या देख लीजिए कोई पट्टी है, यहाँ मान लेते हैं रिवेट हम लगाएं, या रिवेट लगाया गया है। इस पट्टी की जो मोटाई है टी है, इस पट्टी की मोटाई दर्शाई गई है टी है, और इस पट्टी की चौड़ाई आपकी दी गई है बी। देखिए रिवेट इस पट्टी पे लगा तो मान लेते हैं रिवेट आपका यहाँ पे लगे हैं, फिर रिवेट यहाँ पे लगा इस पट्टी में तो रिवेट हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं, फिर रिवेट आपका यहाँ पे लगा हुआ तो रिवेट हमारा यहाँ पे लगा हुआ। ऐसे आपके रिवेट लगे हैं, ठीक। यह आपकी पट्टी हो गई, या रिवेटिंग करके क्या किए? जोड़े हैं। इस प्लेट की मोटाई टी है और चौड़ाई कितनी आपकी है? बी है।
अगर हम सकल एरिया की बात करें तो सकल एरिया में आपको बताए हैं कि बिना रिवेट लगाए जो एरिया होता है सेक्शन का वो उसे कहते हैं सकल क्षेत्रफल। तो हो जाएगा सकल क्षेत्रफल बराबर पट्टी की चौड़ाई b अगुणे पट्टी की मोटाई t। यह हो गया सकल एरिया। क्या हो जाएगा आपका सकल एरिया बिना रिवेट की कटौती किए हुए। अब आते हैं निबल एरिया की बात करते हैं, जो निबल क्षेत्रफल होता है। सेकंड हमारा है निबल क्षेत्रफल, निबल एरिया या नेट एरिया। यह जो रिवेट आपके लगाए गए हैं, देखिए रिवेटिंग भी जो किए जाते हैं, यह तो आपका मेन रिवेट है, एक होता है टैकिंग रिवेट भी होता है। टैकिंग रिवेट भी प्रयोग करते हैं या आबंधन रिवेट उसे कहते हैं। तो इसको भी हम आपको आगे चल करके बताएंगे आबंधन रिवेट क्या होता है और क्यों प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किसी टेंशन मेंबर में, और उसके क्या क्या हमारे लाभ होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लें निबल एरिया, ए नेट एरिया जब निकालेंगे तो ए नेट एरिया होगा आपका इस पट्टी का टोटल एरिया, इस पट्टी का सकल क्षेत्रफल माइनस रिवेट छिद्र की कटौती, रिवेट छिद्र की कटौती। आप रिवेट छिद्र की कटौती कर देंगे, और जब रिवेट छिद्र की आप कटौती करेंगे, मान लेते हैं कि आप इस सेक्शन पे ले रहे हैं, एक्स सेक्शन माने हैं, इस सेक्शन पे ले रहे हैं, तो जो ए नेट एरिया होगा इसका जो टोटल एरिया है ए, जो ग्रास एरिया है ए है, और रिवेट छिद्र की जो कटौती किया जाएगा वह 1 2 3 गुणे इस रिवेट का डाया कितना होगा, इस रिवेट का सकल व्यास होगा d, और प्लेट की मोटाई कितनी होगी t, प्लेट की मोटाई कितनी होगी t। या लिख सकते हैं ए नेट एरिया बराबर ए की वैल्यू हो जाएगी, इसका टोटल एरिया हो जाएगा पट्टी का b गुणे t माइनस 3dt। देखिए t और t यहाँ पे दोनों तरफ है, कॉमन ले लेते हैं। अगर t हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा b माइनस 3d। यह क्या होगा आपका ए नेट एरिया b माइनस 3d। यह देखिए पट्टी के लिए आपका आ गया b माइनस 3d, यह आपका नेट एरिया हो गया। हम रिवेट छिद्र की कटौती कर दिए। अगर हमें इसी का स्ट्रेंथ निकालना हो, सामर्थ्य निकालना हो, अगर हमें सामर्थ्य निकालनी है तो आप जानते हैं कि टेंशन मेंबर में जो प्रतिबल जो लिया जाता है वह प्रतिबल, अनुकीय प्रतिबल वह 0.6 FY लिया जाता है। FY क्या है, 250 होता है। FY का जो ग्रेड लेते हैं, अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे 250, तो यह वैल्यू हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। या इसी को सिग्मा 80 लिखते हैं। तो इसके अगर हम सामर्थ्य निकालें, सामर्थ्य P बराबर, तो ए नेट एरिया गुणे सिग्मा 80, और जहाँ सिग्मा 80 बराबर है 0.6 FY, 0.6 FY, और FY बराबर कितना है 250 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर। यह कौन सी सामर्थ्य है, FY जो होता है वह मिनिमम यील्ड सामर्थ्य होता है। FY क्या है, मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ है, आपका मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ है। FY की जो वैल्यू है न्यूनतम प्रभाव प्रतिबल, यानी कि सिग्मा 80 का मान हमारा इतना हो जाएगा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि FY का मान 250 रखेंगे तो सिग्मा 80 की वैल्यू हो जाएगी 150 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर। हम इतना वैल्यू लेके चलते हैं, तो हमें सामर्थ्य निकालना पट्टी के यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। यह हो गया निबल एरिया निकालने के लिए। आइए हम एक खंड लेते हैं, किसी एंगल सेक्शन के लिए लिया जाता है कि एंगल सेक्शन के लिए हम कैसे निकालेंगे। कि अगर मान लेते हैं या तो आपका पट्टी के लिए है, अगर हमें एंगल सेक्शन के लिए निकालना हो तो कैसे उपयोग करेंगे इसका। एंगल सेक्शन से पहले हम देख लेते हैं इसमें कि अगर मान लेते हैं कि जिगजैग मोशन में जो आपके रिवेट लगे हुए हैं वह आपके जिगजैग, दो पद्धति में हम पढ़ते हैं इसको। पहला आपको बताया गया होगा, पहला हमारा श्रृंखला पद्धति होता है, श्रृंखला पद्धति होता है, और सेकंड होता है आपका विषम पद्धति। विषम पद्धति यह क्या होता है, रिवेट को कितने पद्धतियों में जोड़ सकते हैं। अगर किसी उपांग में रिवेट को जोड़ना हो तो कितने पद्धति में जोड़ा जा सकता है, तो दो पद्धति में जोड़ा जा सकता है। एक पद्धति और होता है आपका डायमंड पद्धति। डायमंड पद्धति
डायमंड पद्धति क्या है या विषम पद्धति का ही सुधरा हुआ रूप है डायमंड पद्धति, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ विषम पद्धति से क्या होती है आपकी ज़्यादा होती है, दोनों से आपकी ज़्यादा होती है। तो देखिए श्रृंखला पद्धति में जोड़ते हैं जब, तो हम रिवेट को हम ऐसे लगाते हैं, ऐसे चैन के रूप में लगाते हैं। यह हो गया आपका श्रृंखला पद्धति, जब रिवेट के सामने आपका रिवेट लगा हो। लेकिन यही अगर हमें विषम पद्धति में जोड़ना हो तो विषम पद्धति में कैसे जोड़ेंगे? एक रिवेट यहाँ लगा है, एक रिवेट आपके यहाँ लगा है, तो सेकंड पंक्ति का रिवेट कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। दोनों रिवेट के कहाँ लगेगा? बीच में लगेगा। इसे कहते हैं जिगजैग आपका पद्धति। यहाँ से ऐसे रिवेटिंग आपका इसमें होता है, ऐसे। तो देखिए यह आपका रिवेट रेखा है, यह भी क्या आपका रिवेट रेखा है। आई बात समझ में? इस रिवेट रेखा से इस रिवेट रेखा के बीच की दूरी को कहते हैं पिच। अब यहाँ पे देखा जाए, यह जो कहलाता है यह विकर्ण पिच होता है। क्या होता है? विकर्ण पिच होता है। इसे कहते हैं विकर्ण पिच कहते हैं। ठीक है, तो यह होता है विषम पद्धति। विषम पद्धति से रिवेटिंग की है, और इसमें किस पद्धति से रिवेटिंग की है? आपके श्रृंखला पद्धति से रिवेटिंग किए हैं। अगर हमें डायमंड पद्धति से जोड़ना हो तो डायमंड पद्धति से कैसे जोड़ सकते हैं? देखिए डायमंड पद्धति जो होता है आपका, तीसरा आपका डायमंड जो पद्धति होता है वह कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे। ऐसे आपका होता है। एक रिवेट यहाँ लगा है, ऐसे रिवेट आप लगा दीजिए। देखिए विषम पद्धति में रिवेट आपके लगे हुए हैं, लेकिन दो रिवेटों के बीच में एक रिवेट लगा है, फिर दो रिवेटों के बीच में, फिर दो रिवेटों के बीच में, लेकिन लास्ट में कितना रिवेट बचा है? एक रिवेट। जब लास्ट में एक रिवेट बचेगा और विषम पद्धति की तरह आप रिवेटिंग कार्य करते हैं तो यही कहलाता है आपका डायमंड पद्धति। तो जितना रिवेट इधर लगा है उतना रिवेट आप इस प्लेट पे भी लगाएंगे। या आपका मान लेते हैं प्लेट है तो उतना ही रिवेट आप क्या करिए, इस वाले प्लेट पे भी क्या करिए, लगा लीजिए, ऐसे रिवेटिंग कर लीजिए। तो ये आपका हो गया डायमंड रिवेट पद्धति हो गया। तो ये तीन प्रकार की पद्धतियों के द्वारा हम रिवेटिंग कार्य करते हैं, श्रृंखला पद्धति, विषम पद्धति और डायमंड पद्धति। और इन्हीं के द्वारा हम क्या करते हैं, वैल्यू को निकालते हैं, स्ट्रेंथ को हम निकालते हैं, सामर्थ्य हम ज्ञात करेंगे। अब आते हैं विषम पद्धति में कैसे हम सामर्थ्य निकालेंगे किसी प्लेट के लिए। जैसे सेकेंड है आपका विषम पद्धति। विषम पद्धति पहला जो बताया था आपको वह श्रृंखला पद्धति था। विषम पद्धति में मान लेते हैं यह प्लेट है, एक रिवेट यहाँ पे लगा है, एक रिवेट यहाँ लगा है, एक रिवेट यहाँ पे लगा है, ऐसे मान लेते हैं रिवेटिंग कार्य आप किए। यह जो लाइन कहलाती है कहलाती है रिवेट रेखा। इसे कहते हैं रिवेट, इसे कहते हैं रिवेट, रिवेट रेखा। यह क्षैतिज होता है या क्या होता है? रिवेट रेखा होता है। तो देखिए अगर यह रिवेट रेखा देखा जाए तो इस रिवेट रेखा के बीच में यह रिवेट आपका नहीं पड़ रहा है। ठीक, इस रिवेट के बीच में यह रिवेट लगा, इस रिवेट के बीच में यह रिवेट लगा। किस पद्धति में लगा है रिवेटिंग कार्य आपका? विषम पद्धति में लगा है। यह क्या आपका? प्लेट है। यह क्या आपका है? प्लेट है। यह मान लेते हैं आपका प्लेट है। इस प्लेट की मोटाई कितनी है? टी है। इसकी चौड़ाई प्लेट की मान लेते हैं, इस प्लेट की जो चौड़ाई है वह कितनी आपकी है? बी है। आप मान लेते हैं इधर से देखते हैं तो ये तीनों रिवेट आपको दिखाई देंगे, या ऐसे कह सकते हैं कि यह रिवेट, यहाँ पर रिवेट लगा है, यहाँ पे लगा है, फिर यहाँ पर रिवेटिंग कार्य किए, यहाँ पे, फिर यहाँ पे किए। अगर हम निकालें यहाँ पे स्ट्रेंथ तो सबसे पहले हमें ए नेट एरिया निकालना पड़ेगा, और ए नेट एरिया निकालने के लिए हमें यह सपोज करना पड़ेगा कि यह आपका प्लेट किस अक्ष पे आपका फट रहा है, यानी कि किस रेखा से आपका यह टूटने वाला है। तो टूटने के लिए मान लेते हैं कि यह 1 रेखा है, यह आपका 2 रेखा है, यह आपका मान लेते हैं 3 रेखा है, यह आपका 4 है, यह आपका 5 है, यह क्या है? 6 है, यह रेखा क्या है? 7 है। इसको मान लेते हैं। अगर आपका यह प्लेट 1, 2, 4, 6 से टूटता है, फर्स्ट कंडीशन मान लेते हैं कि प्लेट आपका 1, 2, 4, 6 से ऐसे सीधे फटता है, तो रिवेट कितने जा रहे हैं? 1, 2, 3। इसका जब हम ए नेट एरिया निकालेंगे, ए नेट एरिया बराबर ए माइनस, यानी कि यह लिख सकते हैं बी गुणे टी माइनस, कितना हो जाएगा आपका? 3 व्यास है, 3D गुणे टी, या लिखा जा सकता है टी कॉमन ले लो तो बी माइनस 3D गुणे कितना हो जाएगा आपका? टी। ठीक, यहाँ से ये नेट एरिया आपका निकल जाएगा। लेकिन अगर यही मान लिया जाए कि आपका जो प्लेट में जो आपका यहाँ पे लोड आपका पड़ रहा है, जैसे 1, 2, 3, 1, 2, 4, 6, 7 पे लिया गया है, लेकिन अगर मान लेते हैं 1, 2 के बाद यह 3 पे जाता है, फिर यह
4 पे जाता है, फिर यह 5 पे जाता है, फिर 6 पे, फिर 7 पे। तो जब तिरछी रेखा बनती है, रिवेट रेखा जब तिरछा होता है तो उसे हम कहते हैं विकर्ण पिच, यानी कि विकर्ण पिच का निर्माण करेगा। तो यह जो रेखा कहलाती है विकर्ण पिच होता है, विकर्ण पिच। विकर्ण पिच की जो वैल्यू ली जाती है वह वैल्यू होता है s²/4g। क्या होता है? s²/4g। यस क्या है? विकर्ण पिच की लंबाई है। जी क्या है? दो रिवेट रेखा के बीच की दूरी, यानी कि कह सकते हैं गेज दूरी है। जी क्या आपका? गेज दूरी है। तो यह हो गया आपका विकर्ण पिच हो गया। विकर्ण पिच की वैल्यू होगी s²/4g। यस क्या है आपका? विकर्ण पिच की लंबाई है। और जी क्या है आपका? गेज दूरी। गेज दूरी होता क्या है? जब दो रिवेट रेखाओं के बीच की दूरी ली जाती है, जैसे एक रिवेट रेखा यह है, यह एक रिवेट रेखा आपका यह है, इनके बीच की दूरी अगर लेंगे तो यह होगी जी। क्या कहलाएगी? आपकी गेज दूरी। अब हम बात करते हैं 1 2, यानी कि जो रिवेट रेखा है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 पर अगर इस पर लिया जाए तो ए नेट एरिया हमारा निकलेगा। ए नेट एरिया बराबर कितने विकर्ण पिच बन रहे हैं आपके? एक विकर्ण पिच, 2 3 4, 4 विकर्ण पिच आपका बन रहा है। जब 4 विकर्ण पिच आपका बन रहा है तो हम 4 की वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सकल एरिया में से रिवेट, जो रिवेट छिद्र है उसको क्या करेंगे? कटौती करेंगे हम। तो हो जाएगा आपका b × t। b × t कितने रिवेट आपके जा रहे हैं? तो कितने रिवेट जा रहे हैं? 1 2 3 4 5 रिवेट आपके जा रहे हैं। 5 रिवेट जा रहे हैं तो 5 dt प्लस, अब विकर्ण पिच की लेंथ को क्या करेंगे? इंक्लूड कर लेंगे। विकर्ण पिच जो है उसके लेंथ को क्या करेंगे? इंक्लूड कर लेंगे। अब उसके लेंथ को इंक्लूड करेंगे तो एक विकर्ण पिच की जो लंबाई है, एक जो विकर्ण पिच बन रहा है वह कितना बन रहा है? s²/4g मल्टीप्लाई बाई टी कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाई टी, इतना बन रहा है आपका। तो कितने विकर्ण पिच बने आपके? 6। तो क्या लिखेंगे? 6 गुणे s²/t/4g। इतना वैल्यू क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे किसमें? आपके ए नेट एरिया में। आई बात समझ में? देखिए यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, अगर हम इसको कॉमन ले लेते हैं तो ए नेट एरिया बराबर मिलेगा b - 5d प्लस 6s²/4g अब मल्टीप्लाई बाई टी। मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा? आपका टी हो जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ देखिए यस की वैल्यू आपकी समान भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। यस की जो वैल्यू हो समान भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। ऐसे मान लेते हैं यह आपका यस है, अगर पूरी वैल्यू यस बराबर है तो हम यस लेके चलेंगे और डायरेक्ट टोटल गिन लेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं यह विकर्ण पिच की लंबाई अलग है, s1 है या s2 है या s3 है या s4 है, तो उसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगा? आपका बदल जाएगा। अभी हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद यहाँ लिखा जा सकता है कि यदि रिवेटों की संख्या कितनी हो? n हो। अगर रिवेटों की संख्या आपका n ले लिया जाए, रिवेट की संख्या n हो तथा विकर्ण पिच n1 हो, अगर विकर्ण पिच n1 ले लिया जाए और रिवेट की संख्या कितना ले लिया जाए? n ले लिया जाए, तब हमारा वैल्यू कितना होगा? ए नेट एरिया का मान कितना हो जाएगा? तब हमारा ए नेट एरिया बराबर हो जाएगा b - nd प्लस n1 गुणे s²/4g मल्टीप्लाई बाई टी, इतना हो जाएगा आपका। अगर आपकी रिवेटों की संख्या n हो और विकर्ण पिच का मान n1 हो तो हमारा इतना हो जाएगा। अगर हमें स्ट्रेंथ निकालना हो इसी के द्वारा तो इसकी सामर्थ्य, तनन सामर्थ्य हो सकता है, सामर्थ्य P बराबर होगा ए नेट एरिया गुणे सिग्मा ए टी। मल्टीप्लाई कर देंगे आपका निकल जाएगा, सामर्थ्य की वैल्यू निकल जाएगी। वैसे हम आपको ये आगे चल के बताएंगे। अब बात कर रहे हैं कि यहाँ पे यस की वैल्यू कब अलग अलग होगा। यहाँ पे यस हम समान लिए हैं, टोटल विकर्ण पिच की लंबाई कितनी है? यस है, इसका भी यस है, इसका भी यस है, इसका भी यस है और इसका भी की वैल्यू कितना है? यस है। लेकिन अलग अलग देखिए कब हो सकता है। जैसे मान लेते हैं ये फिगर हम थोड़ा सा बदल देते हैं, ऐसे हो आपका
या प्लेट है, एक रिवेट यहाँ लगा है, एक रिवेट यहाँ लगा है और एक रिवेट आपका मान लेते हैं यहाँ पे लगा। अब देखिए यह विकर्ण पिच होगा और यह भी क्या होगा, विकर्ण पिच होगा, लेकिन इस विकर्ण पिच की जो वैल्यू होगी वह अलग होगा, इस विकर्ण पिच का मान आपका अलग होगा और इस विकर्ण पिच की वैल्यू क्या होगी आपकी, अलग होगी। यह मान लेते हैं S1 है, यह मान लेते हैं S2 है, यह S1 है, यह क्या आपका है, S2 है। आई बात समझ में। अब इसके लिए देखा जाए वैल्यू अगर निकाला जाए यहाँ से तो क्या लिखा जा सकता है, अगर मान लेते हैं पूरा अगर प्लेट आपका ऐसे फट रहा है आपका, तो लिख सकते हैं ए नेट एरिया बराबर बी माइनस एन डी प्लस S1 के लिए अलग लेंगे, S1 यानी कि एक है, अगर मान लेते हैं एक है तो यहाँ N1 का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, S1 का स्क्वायर अपान 4G अब प्लस S2 का स्क्वायर अपान 4G अब मल्टीप्लाई बाई T। अगर दोनों की वैल्यू अलग अलग है तो दोनों की वैल्यू क्या करेंगे, हम अलग अलग लेके चलेंगे। तो यहाँ तक आपका यह विषम पद्धति में होगा। इसी तरीके से हम डायमंड पद्धति में भी निकाल सकते हैं। अगर डायमंड पद्धति हो तो वहाँ भी विषम पद्धति की तरह रिवेट आपके लगे होते हैं, दो रिवेटों के बीच में आपका रिवेट लगा होता है, तो आसानी से उसको भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे हम यह पढ़ते हैं कि इसकी सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए, सामर्थ्य निकालने के लिए तनन उपांग की सामर्थ्य ज्ञात करना। अभी आपको बताएं कि तनन उपांग का सामर्थ्य निकालने के लिए हम निबल एरिया का प्रयोग करते हैं, सकल एरिया का हम उपयोग नहीं करते हैं। वही इस वजह से नहीं करते हैं, मान लेते हैं ये आपका एंगल सेक्शन है, इस एंगल सेक्शन पे मान लेते हैं कि 400 किलो न्यूटन का आपका लोड आ रहा है। अगर 400 किलो न्यूटन का लोड आपका आने वाला है तो इस एंगल में जब आप टेंशन मेंबर के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसका एरिया क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी कि लोड आप 400 किलो न्यूटन का लगा रहे हैं तो इसका एरिया क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। और क्योंकि आप इस एंगल को जब लगाएंगे तो इसमें आप रिवेटिंग कार्य करेंगे या वेल्डिंग कार्य करेंगे या बोल्टिंग कार्य करेंगे, तो इसका जो एरिया है इसके इस एरिया से इसका जो लगाने के बाद जो ए नेट एरिया है वो वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इतना लोड हम नहीं लगा सकते हैं। तो हम हमेशा ए नेट एरिया का ही प्रयोग करेंगे, जितनी सी स्ट्रेंथ आएगी उतना ही हम उस पर लोड हम लगाएंगे। तो यहाँ से निकालेंगे वैल्यू हम ए नेट एरिया। तो ए नेट एरिया की वैल्यू आप अगर एंगल है तो एंगल के लिए निकालेंगे, अगर पट्टी है तो पट्टी के लिए निकालेंगे। तो सामर्थ्य अगर निकाला जाए डायरेक्ट इसका सामर्थ्य P बराबर ए नेट एरिया अगुड़े हो जाएगा सिग्मा AT, जहाँ सिग्मा AT बराबर होगा 0.6 FY और FY बराबर है मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ, मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ। और FY की जो वैल्यू ली जाती है वह ज़्यादातर केस में आपका 250 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, यही वैल्यू हम प्रयोग करते हैं। तो आज का वीडियो हमारा बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे एंगल के लिए या फिर पट्टी के लिए। आप यह पूरा वीडियो देखने के बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।